श्रोताओं नमस्कार। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो हमारे देश में विभिन्न वस्तु और सेवाओं से जुड़े करोड़ों की संख्या में उपभोक्ता होते हैं। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का क्रय करता है या सेवा को प्राप्त करता है, तब उस वस्तु या सेवा से उसे संतुष्टि न मिले तब वहां पर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे में उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात सामने आती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में किसी भी वस्तु को क्रय करते समय या सेवा को प्राप्त करते समय उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। वर्तमान में अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए और प्राप्त सेवा या वस्तु की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता कितने जागरूक हैं या उन्हें कितना जागरूक होना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख श्री अमित वर्मा साहब को। अमित जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और हमारे साथ हैं श्री भूपेंद्र जैन। आप लीगल अवेयरनेस मिशन फॉर पीपल्स नामक संस्था के राष्ट्रीय सचिव हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। भूपेंद्र जी, जब हम उपभोक्ताओं के जागरूक रहने की बात करते हैं तो आज की तारीख में अपने हितों को लेकर उपभोक्ता कितने जागरूक आपको दिखाई देते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया नहीं था उसके पहले से भी, चूंकि ये 1989 में बना, उसके पहले से भी उपभोक्ता जागरूक जरूर थे और उनकी मांग पर ही इस अधिनियम को लाया गया है। उपभोक्ता आज जागरूक है। कहीं कहीं किसी स्थान पर उपभोक्ता को ये नहीं मालूम कि मेरे अधिकार इस रूप में भी और विस्तारित कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में जो वर्ष 2019 में जो संशोधन हुआ है, उसके बाद और ज़्यादा अधिकार मिल चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई गलत विज्ञापन भी करता है तो उसको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में ला दिया गया है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। अब उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण इतने अधिक दे दिए गए हैं कि हर उपभोक्ता, जैसे कहा जाना चाहिए कि देश का हर व्यक्ति, विश्व का हर नागरिक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। कोई ना कोई किसी न किसी वस्तु को, उत्पाद को, सेवा को क्रय करता है। और अगर आप कोई भी वस्तु, सेवा, उत्पाद आप क्रय कर रहे हैं और उसका शुल्क दे रहे हैं तो आप उपभोक्ता है। और आज के नज़रिए से अगर बात करें तो बहुत सारे नागरिक जागरूक हैं, लेकिन अभी भी देश में बहुत जागरूकता लाना बचा है। आपने कहा कि अभी भी जागरूकता शेष है, तो अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चीज़ें शेष भूपेंद्र जी को दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख रही हैं? देखिए, जैन साहब ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया कि 2019 में जो चेंजेस आए हैं हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो जागरूक होने के लिए ज़रूरी है वो है दृष्टि। हमको सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा शोषण हो रहा है। यदि ट्रेन में एक छोटी सी चीज़ है कि चाय भी हम लेते हैं, उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि अगर वो 10 ml की चाय है तो वो 10 ml चाय हमको मिल रही, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या वो मिल रही है मुझे, तो इस चीज़ की मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो वो दृष्टि बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। दूसरा ये है कि सबसे पहले जो 3 चीज़ जो काम करती हैं वो है फियर, फेथ और फ्यूचर। इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि भ्रामक विज्ञापनों की जैसे बात हुई तो 2019 में जो नया अधिनियम आया है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, उसमें जो सेलिब्रिटीज़ जो उसका विज्ञापन करते हैं उनको भी उस दायरे में लाया गया है। अभी तक के सिर्फ जो कंपनियां थी वो उस दायरे में आती थी, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी उस दायरे में अब आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो 2019 में एक बहुत अच्छा संशोधन इसमें लाया गया, वो है मध्यस्थता का। तो यदि ऐसा लगता है कि 2 पक्ष आपस में अगर मध्यस्थता के बेसिस पे उस केस को सुलझा सकते हैं तो फोरम में जाकर उस केस को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है और मध्यस्थता एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है 2 लोगों को केस को सुलझाने का। तो ये 2-3 अच्छी जो पहल अभी 2019 में हुई हैं। और मुझे फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, दृष्टि बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये नज़र आना चाहिए कि मेरा शोषण हो रहा है, और शोषण का तरीका विवाद कभी भी नहीं हो सकता। हम
इसको जो विभिन्न एजेंसीज हैं उस एजेंसी में जाके इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास इसके हथियार हैं। वर्मा जी ने बताया कि 10 रुपए की चाय भी अगर कोई व्यक्ति पीता है और उसमें उसको कोई कमी नजर आती है तो ये उसका अधिकार है कि उसकी वो शिकायत करे। लेकिन भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि शिकायत करने का प्रावधान तो कानून में है, लेकिन शिकायत करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार होता है या नहीं होता है, या फिर ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है कि छोड़ो कौन झंझट मोल लेगा। ये बात 10 रुपए की चाय के साथ ही नहीं जुड़ी हुई है, ये बात किसी 100 रुपए के सामान के साथ भी जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि अगर उसे गुणवत्ता ठीक नहीं मिली, वो उसको भूल जाता है और फिर एक दूसरा सामान खरीद लेता है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो दुकानदार के पास तब जाएगा जब उसके जाने की इच्छा हो और उसके पास समय हो। इसको लेकर आप आम लोगों की मानसिकता किस तरह से देखते हैं? आम जन की आज भी मानसिकता है कि लोग सोचते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। आज भी लोगों की सोच कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इतनी जागरूक नहीं हुई है कि वो ये समझ सके कि कोर्ट कचहरी अलग है और जिला आयोग अलग है। जो उपभोक्ता आयोग है, उपभोक्ता आयोग में आपको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे न तो कोर्ट फीस लगती है, न ही आपको कोई उतने खर्च हैं, और ना ही आपको बहुत अधिक समय लगना है। इसके लिए एक निश्चित समयावधि दी गई है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक सिंपल पेपर में भी अगर आवेदन दे दिया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी कोई स्थिति हुई है, जैसा कि बहुत अच्छी बात कही वर्मा जी ने कि अगर आप चाय ले रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है आपको कोई भी वस्तु उत्पाद आप खरीदो तो आपके पास उसका बिल होना ज़रूरी है। लेकिन जनरल वे में हम अगर बात करें, हम सिर्फ चाय की बात नहीं है, हम बहुत जगह जाते हैं, इवन पेट्रोल परचेस करते हैं तो भी हम बिल नहीं लेते हैं। कई जगह तो हमने ये देखा है कि कोई सोने चांदी के भी अगर ले रहे हैं या किसी प्रकार का कोई बड़े उत्पाद खरीद रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, कई लोग बिल नहीं लेते हैं। और कहीं ना कहीं बिल न लेना भी हम कानून के साथ साथ भी खिलवाड़ करते हैं और अपने साथ भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं। उसका हम कहना चाहिए कि हम जागरूक नहीं है, हम इसलिए बिल नहीं लेते। और कई बार बिल लेने के बाद भी, समस्याएं आने के बाद भी हम इसलिए शिकायत नहीं कर पाते हैं कि कौन समय व्यर्थ करे, इसमें ऐसा नहीं होगा। कुछ धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं अभी भी कि लंबान खिंचान होता है केसों में, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में अगर मैं वस्तुतः बात करूं पूरे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो जितने भी जिला आयोग हैं, अगर 29 जिला आयोग हैं, तो उनमें जितने केस हैं और उतने अकेले केस सिर्फ रायपुर जिला आयोग में। रायपुर में चूंकि क्या है कि बड़ा शहर होने के कारण यहाँ पेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन बाकी जिला आयोगों में समस्या नहीं है वैसी। और राज्य आयोग की अगर मैं बात करूँ तो राज्य आयोग में तो अभी इतना त्वरित फैसले हो रहे हैं कि वहाँ पेंडेंसी मुश्किल से दिन भर में 5 से 10 केस में ही सुनवाई हो पाती है, क्योंकि ज़्यादा केसेज नहीं है। तो अभी जागरूकता हो रही है, लेकिन अभी भी जो चाहिए, जो मोटो है कहना चाहिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए जो शासन एक लोगो बना के रखी है, जागो ग्राहक जागो, अभी भी मुझे लगता है कि उतने नहीं जागे हैं। ये तो हो गई वो वाली स्थिति जिसमें आप जैसी गुणवत्ता चाह रहे हैं वैसी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उसे टाल रहे हैं। एक बात और देखी जाती है वर्मा जी कि कई बार हम अंधेरे में जी रहे होते हैं। अंधेरे में जीने का मतलब ये है कि कोई चीज़ हम खाने की खरीद रहे हैं, लेकिन हम उसकी डेट तो देख ही नहीं रहे हैं। हमको किराने की दुकानदार ने, हमने अगर उसे कोई 1 किलो सूजी का पैकेट मांगा और हमने सूजी 1 किलो खरीद ली हलवा बनाने के लिए, हम उस पैकेट को लेके घर चले जाते हैं, लेकिन हमने उसकी डेट देखी नहीं और हम उसे पका भी लेते हैं। पकाने के बाद पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई, लेकिन तब भी तबीयत बिगड़ने के बाद भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि जो चीज़ हमने खरीदी थी उसकी डेट हमने चेक नहीं की, वो खराब हो चुका था, उसको हमने खाया, तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसका कारण हम उसे मान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, सामान्य जो चीज़ें खरीदते हैं लोग, आज भी क्या डेट देखकर खाने पीने की चीज़ें लोग खरीदते हुए आपको जागरूक दिखाई देते हैं? दीपक जी, देखिए, जागरूकता तो धीरे धीरे आ रही है और इस विषय में सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था सारी दुकानों को। इवन जो मिठाइयाँ हैं, जब हम होली या ऐसे त्यौहार आते हैं उस समय भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं कि आप मिठाइयों में भी आप बेस्ट बिफोर वाला जो डेट है
वहाँ उसको डिस्प्ले कर दीजिए, क्योंकि वो उसमें पॉसिबल नहीं होता है। और जहाँ तक रही ग्राहकों में जागरूकता की बात, तो हमारा जो उपभोक्ता मंत्रालय है वो इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और इसके लिए एक उपभोक्ता परिषद का भी गठन हुआ है। राज्य उपभोक्ता परिषद है जिसका काम जागरूकता से संबंधित प्रचार प्रसार करना है, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो विभिन्न, जो जैसे बैंक है या इंश्योरेंस की कोई कंपनी है, उन लोग भी अपने अपने स्तर पे ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। खाद्य विभाग की तरफ से भी ऐसे जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जाते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे कि भूपेंद्र जी ने बोला कि कोर्ट वाला जो मैटर है, बहुत सारे सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं हर विभाग में, जैसे विद्युत लोकपाल है, ओम्बुड्समैन, आप विद्युत से संबंधित कोई शिकायतें हैं तो आप वहाँ पे भी लोकल स्तर पे, विद्युत विभागीय स्तर पे उसको सुलझा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल है, इंश्योरेंस का लोकपाल है। अगर आपको विज्ञापन से संबंधित कोई शिकायत है तो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उस पर आप कर सकते हैं। कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो कंज्यूमर ऐप है, ग्रीवेंस का ऐसे ऐप है। आप विश्वास मानिए कि अगर आप उन ऐप या उन वेबसाइट के माध्यम से आप संपर्क करेंगे, छोटी छोटी जो लेन देन रहते हैं उसमें भी अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है, हथियार है, वो है मोबाइल। आप उसको यूज़ करके घर बैठे आप 90% समस्या का, जो छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान आप ले सकते हैं, और इसका यूज़ हमको करना चाहिए। वर्मा जी ने जितने माध्यम बताए हैं, भूपेंद्र जी, आप जिस तरह से हमें अपने आसपास के लोग दिखाई देते हैं, उन माध्यमों की जानकारी क्या सभी लोगों को आप देख पा रहे हैं कि है? वैसे तो देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर सारी जानकारियां हैं, और अभी हाल ही में अगर सिर्फ मैं बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन की करूं तो e-jagriti.gov.in जो साइट है, पहले यही confonet.nic.in था, लेकिन अभी नई साइट बनी है इस दिसंबर से, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो सिंपल कोई आदमी हो, नागरिक हो, महिला हो, कोई भी हो, वो e-jagriti.gov.in में जाकर अपनी समस्या को ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड करा सकता है, और उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो सकती है जिला आयोग में या राज्य आयोग में या राष्ट्रीय आयोग में, जिसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं कि अगर आपको 50 लाख रुपए तक के प्रतिफल, आपने अगर संदेह राशि जो होती है कि आपने कोई संदेह राशि दी है जो 50 लाख तक अंदर की है, तो आप उसके लिए जिला आयोग जा सकते हैं। 50 लाख से आप जो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक है, आप उसमें जा सकते हैं राज्य आयोग तक, और 10 करोड़ से ऊपर की जो भी आपकी समस्या होगी उसमें आप राष्ट्रीय आयोग जा सकते हैं। तो जनता तक ये सारी सूचनाएं पहुंच जरूर रही है, लेकिन अगर मैं पोर्टल की बात करूं, जो ई जागृति पोर्टल है, आज अगर उसका उपयोग बोलूं, पिछले 2 महीने से जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी भी, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, कि जितने भी श्रोता हैं वे इस वेबसाइट का उपयोग ज़रूर करें, और अभी इसका हाल ही में अब ऐप भी आने को है, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी आपकी शिकायत उपभोक्ता कंज्यूमर से संबंधित है आप कर सकते हैं। वर्मा साहब, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र, और चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में सोशल मीडिया में भी अक्सर देखने पढ़ने मिलता है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ की चिकित्सा कराने के बाद में, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें या दवाइयों की खरीदी की बात करें, जो एमआरपी वाला जो रोल है दवाइयों में, उस एमआरपी को लेकर बहुत से लोग जो हैं इस बात की चिंता करते हैं कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत कम रेट में मिल जाती है, या उसमें छूट की भी संभावना होती है, लेकिन कहीं कहीं छूट नहीं मिलती है। तो ये जो कीमत को लेकर एक उपभोक्ता का जो अधिकार है वो कितना है, और उस पर वो किस तरह से अपना दावा कर सकता है, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ये एक विषय जो आपने बताया दवाइयों को लेके, ये एक बहुत ही वृहद विषय है। यहाँ पे हमको ये समझना ज़रूरी है कि दवाइयों की कॉस्ट में लागत मूल्य के अलावा इसका एक R&D कॉस्ट होता है। अभी पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो एंटीबायोटिक्स नई जो हैं
वो मार्केट में नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो ये R&D का मूल्य है ये हम नहीं निकाल पाएंगे। इसमें पेटेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मुझे लगता है सरकार को यहाँ पे जो हस्तक्षेप करना चाहिए वो इस विषय में करना चाहिए कि वो पेटेंट या उसका R&D का मूल्य है वो कितने साल तक उसको ले सकते हैं, 5 साल 10 साल, और उसका लागत जो भी R&D का है वो उसमें समाहित होना चाहिए दवाई के मूल्य में। तो जो हमारे जो ग्राहक हैं उनको वो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो हम समझते हैं कि वो उसकी जो लागत मूल्य है वो नहीं होती है, उसमें R&D का कॉस्ट भी जुड़ा रहता है। कुछ माल प्रैक्टिसेस आज भी हैं जिसके कारण दवाइयों का मूल्य ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए भी सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। जो प्रैक्टिसेस चलती हैं MR या डॉक्टर के बीच में पहले होती थी, बहुत हद तक उनको कंट्रोल किया गया है। ये जैसे ही स्टेबलाइज होगा, अभी हम प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन में हैं, जैसे ही ये स्टेबलाइज होगा मुझे लगता है इनका मूल्य निश्चित ही नियंत्रित होगा। लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि बाकी जो वस्तुएं हैं जिसमें हम लागत मूल्य निकाल सकते हैं, दवाइयों में उसको निकालना थोड़ा सा कठिन है। मूल्य नियंत्रण को लेकर भूपेंद्र जी आप क्या सोचते हैं और किस तरह से, चूंकि कई बार ये होता है कि जब सरकार के पास सुझाव आते हैं तो उन सुझावों को लेकर विधानसभा में, लोकसभा में भी चर्चा की जाती है, संशोधन के बिल भी पारित किए जाते हैं, संशोधन का प्रयास भी किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण को लेकर आप क्या सोचते हैं? चिकित्सा एक ऐसा वृहद क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या की भी अगर बात करें तो एक है मेडिकल और दूसरा है एजुकेशन। अगर इसमें सरकार अपना कंट्रोल पूरी तरह से रखती है तो ये आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी संजीवनी होगी। और सरकार को भी चाहिए और इवन उन ट्रस्टों को भी चाहिए, उन संस्थानों को भी चाहिए। हाल ही में रायपुर में हमने एक केस फाइल किया है, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये आम पब्लिक फोरम है, कि आपके हॉस्पिटल में आप जिस सिटी स्कैन का चार्ज 3500 रुपये कर रहे हो, आपने उसी का एक सिटी में क्लिनिक बना के रखा है और वहाँ पर आप उसको 700 रुपये में कर रहे हो। यानी कि आप खुद ही अपने 2 जगहों पर अलग अलग रेट रखे हैं, कीमत रखे हैं। और ये समस्या सोचने वाली है कि बड़ी बड़ी हम अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जैसे कि वर्मा जी ने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात, तो कहीं ना कहीं ये जो लागत लग रही है, ये जो खर्च लग रहे हैं, उसकी वसूली करने का भी एक माध्यम बन जाता है। लेकिन सरकार अगर उस पर चाहे तो आप उसके लिए एक अलग व्यवस्था कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण की व्यवस्था। उस नियंत्रण की व्यवस्था से कहीं ना कहीं आम नागरिक को और हर ग्राहक को, हर उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। आप अगर किसी, जैसे कि जेनेरिक दवाइयाँ आई हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियां जेनेरिक मेडिसिन भी दे रही हैं, 72 से 75% तक की आपको कीमत कम मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास जरूर किया है। लेकिन अभी मेरी नज़र में, अगर मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूं तो मुझे ये लगता है अभी भी अब चिकित्सा बहुत महंगा है और उसके लिए काम करना चाहिए। वर्मा जी, क्योंकि आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनहित में आप किस तरह का कार्य करते हैं, खासकर जब नई नई समस्याएं उपभोक्ताओं को लेकर उत्पन्न होती हैं, और आपके द्वारा किए गए कार्यों में कोई सक्सेस स्टोरी भी आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो संस्था है उसमें 3 तरह से उसका कार्य जो पद्धति है वो पहला है जागरूकता मतलब मास अवेयरनेस जो कहते हैं। जैसे बिजली से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए एक सेमिनार का आयोजन करना, जहाँ पे बिजली के अधिकारी रहेंगे, मीटर से संबंधित समस्याएं उसमें उनकी सुनी जाती हैं। दूसरा रहता है सिस्टम करेक्शन। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बस स्टैंड पे अंतर्राष्ट्रीय जो ISBT हमारा है उसमें किराया सूची नहीं है। हमने मांग की उसमें किराया सूची आपका डिस्प्ले होना चाहिए, बसों के जो टाइमिंग्स हैं उसका डिस्प्ले होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे जो एजेंट्स हैं उनको आप पहचान पत्र इशू करिए। तो ये एक सिस्टम करेक्शन का हिस्सा हो जाता है। तीसरा जो रहता है वो 1:1, किसी को बैंकिंग संबंधित कोई समस्या है या इंश्योरेंस से संबंधित कोई समस्या है
एक केस को लेके उसको जागरूक करना, तो 1:1। तो ऐसे ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र जो रहते हैं वो रहते हैं जहाँ पे आप अपनी समस्याओं को कर सकते, सुलझा सकते हैं। अब आप सक्सेस स्टोरी की बात करें तो एयरपोर्ट में जैसे पहले जो शुल्क लगता था, आरटीआई के माध्यम से हमने उसकी जानकारी निकाली, तो उसको निकालना भी एक थोड़ा सा विषय वैसा हो जाता है कि जैसे आपने बोला कि क्या उसमें पिक एंड ड्रॉप का कोई चार्जेस है, तो वो उनका जो जवाब आया कि कमर्शियल व्हीकल में कोई चार्जेस नहीं है। मैंने कमर्शियल व्हीकल की जानकारी तो मांगी नहीं थी। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसमें जो पर्सनल व्हीकल हैं उसकी क्या चार्जेस हैं। तब बाद में ऐसा ध्यान में आया कि उसके लिए 7 मिनट तक के निःशुल्क है। फिर हमने मांग की कि वहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करिए, तो 7 मिनट की छूट मिली उसमें। ऐसे ही पानी की बोतल को लेके कि आप रेलवे स्टेशन में 15 रुपये आप उसमें मार्क होना चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने उसको मार्क कराया। ऐसे बहुत सारे ऐड हैं जो कि फैमिली टाइम जो रहता है उस समय जो टीवी में डिस्प्ले होते हैं, और ऐसा लगा कि ये फैमिली के साथ में इनको नहीं देखना चाहिए, उसकी भी हमने कंप्लेंट की। वो ऐड भी पूरी तरह बंद हो गए उस समय पे। तो ऐसे बहुत सारे काम ग्राहक पंचायत ने अपने स्तर पे उठाए हैं और ऐसे जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपकी सफलता की कहानी के साथ साथ बहुत सी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। जैन साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी है, खासकर तब जब उन्होंने बाकायदा प्रीमियम जमा किया है, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इंश्योरेंस के क्षेत्र में, अगर उनके साथ कोई असंतुष्टि वाली बात होती है तो कहाँ जाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत जन उपयोगी प्रश्न है। कारण ये है कि बीमा का जब हम प्रीमियम देते हैं, कोई भी बीमा पॉलिसी लेते हैं, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज है। अगर मान लीजिए कोई मोटर एक्सीडेंट से संबंधित हो गई, किसी वाहन का हमने प्रीमियम लिया, किसी मेडिकल से संबंधित हमने लिया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, अलग अलग हम जब बीमा कराते हैं तो प्रीमियम जब हम पटाते हैं उसकी रसीद रखना अनिवार्य है। आप तो सबसे पहले ये देखें हर उपभोक्ता कि मैंने प्रीमियम सही समय पर पटाया है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी की अवधि लैप्स हो रही है तो उस अवधि खत्म होने के कम से कम 24 घंटे पूर्व आपको अपना प्रीमियम पटाकर फिर से उसको रिन्यूअल कराना चाहिए। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अगर आपको पूर्व में कोई बीमारी है, तो आप बीमा पॉलिसी के लिए कोई भी आवेदन पत्र भरते समय अपनी बीमारी का जिक्र जरूर करें। अदरवाइज बीमा कंपनी के पास एक ब्रह्मास्त्र है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और आपने फेक इंफॉर्मेशन दी है, आपने गलत जानकारी दी है, ये कहकर वो उनके दावे को निरस्त कर देते हैं। जैसा कि बहुत से केसेस में हम देख रहे हैं कि सामान्य बीमारियों को भी बीमा कंपनी द्वारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए निराकृत नहीं किया जाता, दावा को अस्वीकार कर दिया जाता है, यह कहकर कि आपने अपने जानकारियों में इस तथ्य को छिपाया है। तो तथ्यों को छिपाने का कहकर दावा रेपुडिएट कर दिया जाता है। ये हो गई हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित बात। इसी प्रकार अगर मोटर व्हीकल से संबंधित है, किसी ने अपने मोटर का प्रीमियम किया है और कोई एक्सीडेंट हो गया, और उस स्थिति में जब आप ओन डैमेज क्लेम के लिए जाते हैं, उस वाहन के क्लेम के लिए जाते हैं, तो बीमा कंपनी के पास बहुत सारी ऐसी बातें होती कि भाई आपने उस वाहन को चालन करने वाले ड्राइवर को विधिक अनुज्ञप्ति थी या नहीं थी, वाहन अगर कमर्शियल है तो उसका फिटनेस था, परमिट था या नहीं था। तो जो यातायात प्रावधानों के तहत, मोटर यान संहिता के तहत, विधि के तहत जो चीज़ें होनी चाहिए उसको आपको रखना होगा। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और स्वर्ण सिंह प्रकरण जो था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में जो निर्धारित किया वो आज तक कायम है कि अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इन सब बातों को देखते हुए बीमा कंपनी दावा रेपुडिएट कर देती है। हाल में हमने एक ऐसा प्रकरण देखा है कि सामान्यतः ये सभी के साथ होता है कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मैं किसी एक्सीडेंट में चोटिल हो गया, तो वो मोटर एमएससीटी केस के तहत हम जाते हैं और वहाँ दावा करते हैं क्योंकि हम क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पर हमारा इलाज उपचार जिस हॉस्पिटल में होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का उपयोग करके कि हमारे जेब से कोई पैसे ना लगे, हम उसका उपयोग कर लेते हैं और उसका लाभ मिल जाता है उस दुर्घटना करने वाली वाहन के बीमा कंपनी को।
तो अभी इस पे भी चर्चा चल रही है कि IRDA इस पे विचार करे, शासन इस पे विचार करे कि जनता के साथ ये कहीं ना कहीं से एक हिसाब से ठगा जा रहा है। ठगा जा रहा है इसलिए कहा जा रहा हूं कि हमने प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का भी दिया है और जिस गाड़ी से, जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उसने भी प्रीमियम दिया है। तो आप 2 प्रीमियम लेने के बाद आप 1 क्लेम कैसे देंगे? इस स्थिति को भी विचार किया जा रहा है और ऐसा होना चाहिए। चूंकि वर्मा जी हैं तो मैं तो कहूंगा कि इनकी जो संस्था है वो इस मुद्दे को उठाए और हम लोग भी अपने जो लैंप है लीगल अवेयरनेस मिशन के माध्यम से इस बात को उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस मुद्दे पर अच्छा रिजल्ट ग्राहकों के लिए और जनता के लिए आना चाहिए। जैन साहब, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी। नई बातें भी कुछ इसमें सामने आ रही हैं जिस पर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्मा साहब, हमारी इस परिचर्चा की मंजिल अब बिल्कुल नजदीक आ रही है समय की सीमा को देखते हुए। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेवाओं को लेकर, चूंकि बीमा भी सेवा का ही क्षेत्र है, अगर हम मनोरंजन की बात करें और संचार की बात करें, संचार, मनोरंजन और यातायात, इन तीनों ही क्षेत्रों में अभी आपको ग्राहकों की ओर से कौन कौन सी समस्याएं ज्यादा दिखाई देती हैं जिनको प्रबलता से हल करने की जरूरत है? देखिए, मैं एक एक करके अगर आपकी बात का जवाब दूं तो संचार क्षेत्र में जैसे बहुत सारी कंपनियों ने दावा किया है कि मैं 5G नेटवर्क हमको मिलना चाहिए, जिसके लिए कि सिम के लिए शायद कुछ कंपनियां पैसा लेती भी, कुछ नहीं भी लेती हैं। अगर आपको 5G नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ये फिर से मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। जैसे एक कंपनी के अगेंस्ट में हमने एक शिकायत की थी। उस कंपनी के विज्ञापन में वो एक ऐसा तथ्य बताते हैं कि पुणे में इतने, बॉम्बे में इतने, रायपुर में इतने और कोचीन में इतने। तो उसमें पूछा जाता है ये क्या है, तो ये उन्होंने बताया कि शिकायतों की संख्या है। फिर उनका ध्येय बताते हैं कंपनी का, हमारा ये ध्येय कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कि हमारे पास में 0 कंप्लेंट होगी और 0 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे धीरे से विषय को चेंज करके वो कंप्लेंट से वो प्रश्न होगा। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि मुझे अगर प्रश्नों के उत्तर चाहिए, 0 प्रश्न तो मैं लेके आ सकता हूँ कि कब, कितने दिन में कनेक्शन मिलता है या कितने टावर आप प्रति स्क्वायर किलोमीटर आप रखते हैं, वो सब प्रश्नों के उत्तर तो 0 करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन भ्रामक बातें ये है कि आपने कंप्लेंट की संख्या को क्वेश्चन की संख्या से जोड़ दिया। उस विज्ञापन को विलोपित कर दिया गया और इसकी सूचना भी आई हमारे पास में। जो एडवर्टाइजिंग कंट्रोल जो एजेंसी है इंडिया की, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पावरफुल माध्यम आपका मोबाइल है, तो आप उसका यूज़ ज़रूर करें। और सबसे पहला यह है कि जो शिकायत है वो लिखित में करें। आपकी अगर कोई शिकायत है, आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो उसकी शिकायत करें। दूसरा चीज़, अगर मनोरंजन की बात करें तो इसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि हमारी जो कुछ जो वस्तुएं हैं उसका मूल्य का निर्धारण जगह के हिसाब से भी होता है। जैसे एक पेय पदार्थ की जो बोतल है वो बाहर हो सकता है कि आपको 10 रुपए में मिले, लेकिन सिनेमा घरों में वो आपको 30 रुपए की भी मिल सकती है। वो जगह पे है, वो उसका भी दिशा निर्देश हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध कराना, ये एक ग्राहक का अधिकार है, उसके लिए आप लड़ाई कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं कि मेरा मूलभूत अधिकार क्या है और मैं उससे एक्स्ट्रा क्या चाहता हूँ। सबसे पहले आप लिखित में उस चीज़ को ध्यान में लाएं, उसके बाद में एस्केलेशन के लिए और उसको ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास में और भी माध्यम है। तो अंत में भूपेंद्र जी, हमारे सभी श्रोताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को जागो ग्राहक जागो के साथ साथ यही कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए आपको सोचना होगा और अपने अधिकार के लिए जागृत रहना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये आवाज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी और हर व्यक्ति जो किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, उसकी गुणवत्ता को लेकर सदैव जागरूक रहेगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए आप जन जन तक ये संदेश भी पहुंचाएं। श्री भूपेंद्र जैन जी, श्री अमित वर्मा जी, इस परिचर्चा के लिए आज आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।